चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं दिनेश पांडे और हम लोग आज मैथ के एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है त्रिकोणमिति, इस पर आज चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, त्रिकोणमिति एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हमें ऐसी ऐसी चीज़ों को सीखने का मौका मिलेगा जो कि केवल आधा से ज़्यादा एजम्पशन से भरी हुई चीज़ें हैं, लेकिन लॉजिकल बहुत ज़्यादा हैं। आइए हम बात करते हैं। तो आप जानते हैं ये जो त्रिकोणमिति है, सबसे पहले जानते हैं इसकी टर्म एंड कंडीशन, ये कहाँ से आई। तो त्रिकोणमिति की जैसे ही बात हमारे आती है, सबसे पहले हम कोई भी चीज़ मेजरमेंट करते हैं तो दो एक्सिस के परिचय करते हैं। अगर मैं बात करूं, ये आपकी दो एक्सिस होती हैं। एक होती है एक्स एक्सिस और एक होती है वाई एक्सिस। हम अपने आप को जनरली यही एक्स एक्सिस पर कहीं खड़ा हुआ अपने आप को मानते हैं। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है। अगर बात किया जाए, अगर एक्स एक्सिस पर हम कहीं पर खड़े हैं, जैसे कि अगर मैं वाई एक्सिस को थोड़ा सा हाइट कर दूं और एक्स एक्सिस को लूं, तो एक्स एक्सिस पर अगर खड़े हैं तो और कोई भी एक परपेंडिकुलर चीज आएगी, एक लंबवत रेखा आएगी और इस लंबवत रेखा से अगर इस पॉइंट को मिला दिया जाए तो यह बनता है एक राइट एंगल। और इसी राइट एंगल से हम लोगों का इस पूरे टॉपिक का एक एक पॉइंट जुड़ा हुआ है। सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर ये एक राइट एंगल है, अगर मैं इसका एक नाम दे दूं ABC, राइट ट्रायंगल में ये वाला कोण आपका क्या है, 90 डिग्री होगा। बातों को थोड़ा सा ध्यान से समझना। अगर ये वाला 90 डिग्री है, इस वाले को मानते हैं 30 डिग्री का, तो ये बचा हुआ कितने का होगा? बचा हुआ होगा 60 डिग्री का। होगा कि नहीं होगा? इन सभी भुजाओं का आपस में क्या संबंध है, इस चीजों को हम समझते हैं त्रिकोणमिति के बारे में। बाकी इसकी परिमाप, सीमाएं, एरिया, ये सारी चीजें हम लोग जियोमेट्री में सीखेंगे। तो आइए आज त्रिकोणमिति में हम लोग इन तीनों भुजाओं का क्या रिलेशन है और उसके बेसिस पर हमें क्या क्या चीजें सीखने को मिलती हैं, उसको थोड़ा सा आज समझते हैं। अगर मैं AB इसको बोल दे बेस, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर भाग, और ये आपका मान लीजिए कर्ण हो गया। इसको बोल देते हैं इंक्लाइंड हाइट। अगर मैं इन सभी का नाम दे दूं, जैसे इसका नाम मैं दे दूं B का, इसका नाम मैं दे दूं P का, इसका नाम मैं दे दूं H का, तो अगर मुझे इसके बीच आपस में रिलेशन बनाना है, किसके बीच? B के बीच, P के बीच और H के बीच, तो क्या क्या रिलेशन हमारे प्राप्त होते हैं उन्हें थोड़ा सा समझते हैं। तो हम लोग केवल इनके सिंबल पर आते हैं, नाम को थोड़ा सा रफ कर दिया जाता है। इसका नाम हम मान लेते हैं B है, और AC का नाम हम मान लेते हैं P है, और BC का नाम हम मान लेते हैं H है। ठीक है। अब यहां पर सबसे पहला टर्न आता है साइन का। जिन्होंने नामकरण किया होगा उन्होंने दिया होगा, भाई जिन्होंने किया उन्होंने इसका नाम दे दिया साइन। क्यों दिया? इसी आधार पर दिया होगा। तो साइन का मतलब क्या होता है? इन दोनों भुजाओं के बीच संबंध, अर्थात P/H होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? लंब बटे कर्ण बोलते हैं। होगा। उसके बाद आता है कॉस। कॉस क्या होता है? तो B/H होगा, B/H होगा, जिसको बोलते हैं आधार बटे कर्ण। क्या बोलते हैं? आधार बटे कर्ण। उसके बाद आता है टर्म tan का। क्यों नाम पड़ा? जिन्होंने इसकी सर्च किया उन्होंने नाम दे दिया होगा। tan की वैल्यू क्या होती है? ये होती है लंब बटे आधार, यानी P/B, जिसको बोलेंगे लंब बटे आधार।
उसके बाद आता है टर्म सेक का। सेक क्या होता है? सेक होता है कॉस का जस्ट अपोजिट, यानी h/b, यानी इसको बोल सकते हैं कर्ण बटे आधार। नेक्स्ट टर्म आता है कोसेक का। कोसेक को बोलते हैं, ये साइन का जस्ट अपोजिट होता है, यानी h/p अर्थात कर्ण बटे लंब। इतनी बात तो आप समझ गए होंगे। इसको क्या बोलेंगे? ये आधार था, ये आपका लंब है और ये आपका कर्ण है। आएगा भाई? अब यहां पर थोड़ी सी चीजें समझते हैं। ये हमारे मेन चीजें हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना होगा। साइन का मतलब लंब बटे कर्ण, कॉस का मतलब आधार बटे कर्ण, टेन का मतलब लंब बटे आधार, सेक का मतलब कर्ण बटे आधार और कोसेक का मतलब कर्ण बटे लंब। अब थोड़ा सा इनके बीच रिलेशन समझते हैं। रिलेशन क्या मिलेगा? अब इस चीज को थोड़ा सा अगर मैं मिटाऊं और यहां पर इनके बीच आपस में रिलेशन समझूं तो क्या मैं लिख सकता हूं साइन बराबर 1/कोसेक लिखा जा सकता है इसे। इसको दूसरा रूप भी दिया जा सकता है। दूसरा रूप क्या है? आप इसको बोल सकते हैं कि सर साइन इंटू कोसेक इज इक्वल टू 1 होता है, एकदम होगा। साइन इंटू कोसेक, इसका मान क्या होगा? 1 होगा। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। दूसरी चीज हम समझते हैं कि कॉस और सेक के बारे में। कॉस क्या होता है? कॉस जो होगा वो आपका होता है 1/सेक होगा। इसका मतलब इसको भी लिख सकते हैं क्या? कॉस इंटू सेक बराबर 1। ये दूसरा पॉइंट भी लिख सकते हैं। और यहां पर एक चीज मिस हुई है, वो है कॉट। कॉट की वैल्यू क्या होती है? वो होती है टेन का जस्ट अपोजिट, वो होता है आधार बटे लंब। अर्थात आप कह सकते हैं b/p। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि टेन बराबर क्या होता है? इसको बोल सकते हैं 1/कॉट। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि टेन इंटू कॉट इज इक्वल टू 1। ये तीन बातें हमारे समझ में आ गई होंगी। अंडरस्टूड? मतलब हमें समझ में आ गया होगा कि जब भी सेक की बात हो या कोसेक की बात हो या साइन की बात हो या कॉस की बात हो तो हमें चीजें समझना कैसे है, ये चीज हम समझ गए होंगे। तो ये तीनों चीजें तो हमें पता हो गई कि साइन इंटू कोसेक बराबर 1, कॉस इंटू सेक बराबर 1, टेन इंटू कॉट बराबर 1, और ये सारी चीजें हम समझ गए। अब थोड़ी देर के लिए हम लोग जितने एंगल हैं उनकी वैल्यू, जैसे साइन 30 का मान क्या होगा, साइन 60 अंश का मान क्या होगा, और उसके बाद 90 डिग्री का मान क्या होगा, या 45 डिग्री का मान क्या होगा, या 0 डिग्री का मान क्या होगा, इस चीज़ों को थोड़ा सा समझेंगे। रीजन क्या है कि हमारे जितने भी क्वेश्चन टेक्नोमेट्री से बनते हैं वो सारे इन्हीं एंगल पर डिपेंडेंट होते हैं। अगर हमें सारे एंगल का एक एक वैल्यू पता होगी तो हम आराम से उत्तर दे सकते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा उस तालिका को समझते हैं कि कैसे उस तालिका को हम याद रख सकते हैं और किस अक्षर की क्या वैल्यू होती है। इस पूरी चीज को आप लोग नोट करिएगा और इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आइए हम लोग थोड़ी सी वैल्यू पर बात करते हैं। वैल्यू पर अगर बात किया जाए, इस टॉपिक पर हमें इतना ध्यान देना है क्योंकि इस टॉपिक को अच्छे से तैयार करने पर हमारा जो इसका डिपेंडेंट टॉपिक होता है जिसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस, वो हमारा बेहतर तैयार होता है। इसलिए इस टॉपिक को हमें बहुत ही स्मूथली और बहुत ही प्यार से समझना है। अब आइए हम बात करते हैं जो हमारी वैल्यू होती हैं वो क्या क्या होती हैं। फर्स्ट होती है आपकी 0 डिग्री, सेकंड होती है 30 डिग्री, थर्ड होती है
45, फोर्थ होती है 60 और फिफ्थ होती है 90 डिग्री। हमें इन सभी के वैल्यू की बात करनी है कि किस वैल्यू का मान क्या आता है। अगर मैं इस वैल्यू को निकालने का तरीका बताऊं, आप भी इस तरीके को एक बार फॉलो करिएगा, सारी वैल्यू दिमाग में हो जाएंगी। अभी जो चीजें हम सीखे हैं उसी के बेस पर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? अगर मैं यहां पे नंबरिंग कर दूं 0 से लेकर के 4 तक, नंबरिंग कर दिया, उसके बाद सभी में मैं 4 से भाग दे दूं, सभी में मैं 4 से भाग दे दूं, दे दिया भाई। अब यहां पर भाग देने पर आप देख रहे हैं ये कट करके हो जाएगा 1/2, ये कट के हो जाएगा 1। अब मैं सभी का रूट ले लूं, अब मैं सभी का रूट ले लूं, तो जो मान मिलेगा वो मान मिलेगा आपका साइन का। किसका मान मिलेगा? साइन का। इसका मतलब ये हो गया जो साइन का मान पहला होगा 0/4, इसका मतलब 0 हो जाएगा। इसका करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। इसका मान करेंगे तो 1/√2 हो जाएगा। इसके मान की बात करें तो √3 में /2 हो जाएगा। इसका मान करें तो 1 हो जाएगा, हो जाएगा। अगर मुझे कॉस की वैल्यू लिखनी है तो इसी वैल्यू को दूसरे किनारे से लिखना शुरू कर दें, यानी इसको लिख दें 1, इसको लिख दें √3/2, इसको लिख दें 1/√2, इसको लिख दें 1/2 और इसको लिख दें 0। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं tan। तो tan क्या होता है दोस्तों? tan की जो वैल्यू होती है, tan की वैल्यू होती है, ये होती है sin/cos। कैसे? आपको पता है साइन का मान क्या होता है? लंब/कर्ण। अगर मैं पूरे में भाग दे दूं कॉस की, यानी आधार/कर्ण की, आधार/कर्ण की, तो वैल्यू कितनी आएगी? वैल्यू आएगी, tan की वैल्यू कितनी थी? ये थी लंब/आधार। और अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो हमें यही वैल्यू आने वाली है। क्यों? क्योंकि अगर मैं लंब/कर्ण गुणे कर्ण/आधार करता हूं, क्योंकि भाग में तो अब ये जस्ट जाएगा तो अपोजिट हो जाएगा, इसका मतलब कर्ण कर्ण से कट जाएगा और वैल्यू बचेगी कितना? लंब/आधार। होगा कि नहीं होगा? तो आपको ये चीज भी ध्यान देना होगा कि tan बराबर क्या होता है? sin/cos होता है। इतनी बात तो समझ गए होंगे। अब यहां पर अगर tan बराबर sin/cos होता है, इस चीज को यहां पे फॉलो किया जाए तो 0 में 1 से देंगे तो 0 हो जाएगा। अगर मैं 1/2 और 1/2 का भाग दूं √3/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे चला जाएगा, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो बचा कितना? 1/√3। तो इसका मतलब इसका मान कितना हो जाएगा? 1/√3 हो जाएगा। अगर मैं इस वैल्यू की बात करूं तो इस वैल्यू में अगर हम बात करें तो sin/cos का मान अगर इस वैल्यू में रखें तो क्या देखते हैं? इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लिया जाए तो 1/ कितना है? √2 गुणे √2/1, तो √2 से कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। तीसरे को अगर सॉल्व किया जाए, तीसरा भी समझ लेते हैं। तीसरी वैल्यू है √3/2 और इसमें इतना बटे अगर करेंगे 1/2 यानी 2 ऊपर चला जाएगा, 2/1 हो जाएगा, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा? √3 मिलेगा। और लास्ट में अगर हम बात करें 1/0, तो 1 में अगर किसी संख्या में 0 से ये करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी? इनफाइनाइट आएगी। इसी प्रकार से अगर मैं कॉट की बात करूं तो इसी का जस्ट अपोजिट होता है। tan का अपोजिट होता है कॉट, क्योंकि कॉट की वैल्यू क्या होती है? आधार/लंब।
लंब होती है। अभी हमने पीछे पढ़ा था इस चीज को। तो आप 0 का अपोजिट लिख सकते हैं। 1/√3 का अपोजिट होता है √3। 1 का अपोजिट 1 होगा, √3 का अपोजिट 1/√3 होगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। इसी प्रकार से अगर मैं सेक की बात करूं तो सेक किसका उल्टा होता है? सेक होता है आपका कॉस का। सेक किसका होता है? कॉस का। तो 1 का अपोजिट 1 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2/√3 और √3/2 का अपोजिट कितना हो जाएगा? 2/√3 हो जाएगा। इसी प्रकार से 1/√2 की वैल्यू अपोजिट में क्या हो जाएगी? रूट में 2 हो जाएगी। इसी प्रकार से 1/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। इसी प्रकार से इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इनफाइनाइट हो जाएगी। आप इसी के बाद कोसेक भी निकाल सकते हैं। कोसेक किसका अपोजिट होता है? तो आप कहेंगे कि कोसेक होता है कॉस का। कॉस का अपोजिट होता है, तो इसका मतलब ये कुछ ऐसा हो जाएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी 2, फिर रूट में 2, फिर उसके बाद हो जाएगा 2/√3 और उसके बाद हो जाएगा 1। तो उम्मीद है ये पूरा डाटा आपको समझ में आ गया होगा कैसे निकालना है। आपको करना क्या है? हमने कुछ किया, कुछ नहीं किया, और सारे जितने भी इंपॉर्टेंट डाटा है वो हमारे माइंड में सेट हो गए। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा और आगे चर्चा करते हैं। इस पूरी वैल्यू को एक बार रिवाइज जरूर करिएगा, चीज़ें माइंड में सेट हो जाएंगी। हमें ध्यान क्या देना है कि हमें सबसे पहले 0 से लेकर के 30, 45, 60, 90 ये वैल्यू लिख लेना है। उसके बाद सबसे पहले 0 से लेकर के 4 तक नंबरिंग कर लेना है। उसके बाद उसमें 4 से भाग दे देना है, 4 से भाग दे देना है। उसके बाद इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आए उसका रूट ले लेना है। तब जो वैल्यू आती है वो आती है साइन की, और अगर इसी साइन की वैल्यू को अपोजिट सिरे से लिख दें तो ये वैल्यू आ जाती है कॉस की। इतनी बात समझ गए। अब उसके बाद tan की वैल्यू आती है साइन की वैल्यू में से कास की वैल्यू का अगर भाग दे देते हैं तो ये आती है tan की वैल्यू, और tan की जो वैल्यू आएगी उसी का जस्ट अपोजिट कर दिया जाए तो cot की वैल्यू आ जाएगी, और जो cos की वैल्यू आई है इसी का अपोजिट कर दिया जाए तो sec की वैल्यू आएगी, और जो sin की वैल्यू आई है इसी का जस्ट अपोजिट कर दिया जाए तो cosec की वैल्यू आएगी। इतनी बात तो समझ गए होंगे। अब आइए थोड़ा सा और रिलेशन के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, और कौन कौन से रिलेशन हम देख सकते हैं इसके बारे में। इतनी चीज़ें आप समझ गए होंगे। इन सारी बातों को आप नोट करेंगे और इन सारी बातों को ध्यान रखेंगे। ये जो तरीका है, इस तरीका से आपको किसी भी वैल्यू का मान याद रखने में थोड़ी आसानी होगी। अब थोड़ा सा हम राइट एंगल को अपने ऑब्जर्व करते हैं। अगर हम राइट एंगल की बात करें और उसके सारे फार्मूलों की बात करें तो वे फार्मूले जो इन्हीं फार्मूलों से निकाले जाते हैं वे कहाँ से आते हैं, इस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। एक प्रमेय होती है पाइथागोरस प्रमेय। आपने नाम सुना होगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? अगर मैं एक राइट एंगल की बात करूं, राइट एंगल क्या होता है? ऐसा एंगल जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। अगर इसका नाम है ABC, हमने इसका नामकरण कर दिया। तो हमने अभी पिछले क्लास क्या क्या सीखा? हमने साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक के बारे में हमने सीखा। अब अगर मैं बात करूं तो इस वैल्यू को नाम दिया गया था बेस, इसका नाम दिया गया था लंब, और इसका नाम दिया गया था आधार। इसको बोला कर्ण, इसको बोला गया था कर्ण, इसको नाम दिया गया था आधार, और इसको नाम दिया गया था लंब। किस कोण के रेफरेंस में दिया गया था? इस कोण के। एक चीज और ध्यान देना है, कई बार हमारा बेस चेंज हो जाता है। अगर हम इस कोण के रेफरेंस से देखेंगे तो लंब ये वाली भुजा होगी और ये वाली भुजा आधार होगी। हम किस एक्सिस पर खड़े होते हैं? तो जनरली हम एक्स एक्सिस पर खड़े होते हैं, तो जितनी सारी चीजें लिखे हैं वो उसी बेस पर लिखे हैं। लेकिन अगर हम वाई एक्सिस पर होते हैं तो जस्ट ये वाली भुजा हो जाएगी लंब,
तब बेस हो जाएगी ये वाली भुजा। ये तो टर्म एंड कंडीशन अभी आगे हम लोग क्वेश्चन में समझेंगे। तो फिलहाल अभी हमें क्या समझना है कि एक वैल्यू दी गई है क्या, कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर होता है। कर्ण का स्क्वायर होता है। पाइथागोरस प्रमेय यही होती थी। अर्थात आप कह सकते हैं क्या, b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर बराबर क्या होगा, h का स्क्वायर। अब यहां से क्या क्या चीजें हमें इससे निकाली जा सकती हैं। अगर मुझे h का मान निकालना हो तो आप कह सकते हैं कि अंडर रूट कर देंगे किसका मान, भाई b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर कर देंगे कि नहीं कर देंगे। अगर इसके अपोजिट मुझे p का मान निकालना हो, अगर मुझे लंब का मान निकालना हो तो क्या करेंगे, अगर मुझे p का मान निकालना हो मतलब मुझे आधार और कर्ण दिया गया हो, तो उस बेस पर हम करेंगे h का स्क्वायर माइनस ये वाली वैल्यू इधर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी b का स्क्वायर और इसका रूट ले लेंगे, क्योंकि हमें p निकालना है ना। अगर ये p स्क्वायर होता तो फिर हमें रूट लेने की आवश्यकता नहीं होती। उसके बाद तीसरी चीज, अगर हमें b निकालना हो तो क्या करेंगे, तो आप कह सकते हैं h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर और इसका रूट। तो ये तीन चीजें हमें इस फार्मूले से और समझ में आ गई। उम्मीद है आप समझ गए होंगे इन बातों को। केवल एक फार्मूले से हमने इतनी चीज़ों को सीखा कि अगर हमें कोई भी दो वैल्यू दी गई हो, तीसरी वैल्यू कैसे निकाला जाएगा, ये चीज़ें हमें कैसे पता चलेंगी। इतनी बात समझ गए। अब उसके बाद थोड़ा सा आगे समझते हैं। इन सारी बातों को समझते हैं और अगर हमसे कभी भी किसी वैल्यू का मान दे दिया जाए और दूसरी वैल्यू पूछा जाए तो त्रिकोणमिति, ये जो हमने अभी मान बात किया है लंब, कर्ण और आधार की, इस पर डिटेल चर्चा हम लोग करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस में। अभी हमें बात करना है कि अगर किसी भी त्रिभुज का एक कोण दिया गया हो और दो भुजाएं दी गई हों, तो उस बेस पर हम तीसरी भुजा कैसे निकालेंगे। या कोई भी एक कोण दिया गया हो और हमें दूसरी भुजा पता हो, तो हम तीसरी या चौथी या पहली कोई भी भुजा कैसे निकालेंगे, इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। जैसे कि मान लीजिए एक कोण है, उस कोण का मान एक राइट एंगल है। इस बार एंगल को थोड़ा ऐसा बनाते हैं। ये वाला एंगल मान लीजिए 30 डिग्री है, ये वाला एंगल मान लेते हैं 60 डिग्री है और ये आपका 90 डिग्री है। आपको पता है किसी भी त्रिभुज का जो माप होती है वो होती है कितनी डिग्री होती है, 180 डिग्री। अगर इस वाले में बेस आपका ये है तो ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा H। इतनी बात समझ में आ गई है। अगर यहां पर हम केवल छोटे छोटे प्रश्नों पर अभी चर्चा करेंगे। अगर आपको कोई भी एक मान दे दिया जाए, सपोज दैट अगर आपको 4 दे दिया गया ये, और b का मान दिया और p का मान दे दिया गया, p का मान आपको ज्ञात करना है। केवल 4 मान दिया गया है और हमें ज्ञात क्या करना है, p और b की वैल्यू ज्ञात करनी है। हमें दिया क्या गया है, हमें एंगल पता है, तो इसका मतलब हम निकाल सकते हैं। हमें क्या पता है, साइन थीटा अगर लगाएंगे, साइन थीटा बराबर क्या था आपका, हो जाएगा ये आपका h था और ये आपका p था। तो साइन थीटा बराबर क्या होता था, p/h होता था। अगर एक वैल्यू दी गई है तो दूसरी वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, इसके बारे में सीखते हैं। तो साइन थीटा का मान, अब थीटा का मान हमें क्या दिया गया है, साइन 30 डिग्री दिया गया है ना, बराबर क्या हो जाएगा, p/h हो जाएगा। हो गया। अब हमें वैल्यू क्या दी गई है, p की। p की वैल्यू कितनी दी गई है, p की वैल्यू दी गई है आपकी, p बराबर दिया गया है 4। हमें निकालना है h कि इस वाले ट्रायंगल की h यानी कर्ण क्या होगा। तो कर्ण निकालने के लिए अगर हमें दो भुजाएं दे देता तो हम
लगा लेते पाइथागोरस। अगर नहीं दिया है तब क्या करेंगे, तो उस केस में हम साइन थीटा की वैल्यू रखेंगे। तो साइन थीटा है 30 डिग्री और साइन 30 डिग्री का मान हमें पता है, आपको पता है 1/2 आता था, याद होगा अभी हमने थोड़ी देर पहले बात किया था। साइन 30 डिग्री का मान क्या आता था, 1/2। तो आप लिख सकते हैं कि 1/2 बराबर P की वैल्यू है 4 बटे कर देंगे H। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। और अगर ये आ गया आपका तो H का मान निकल जाएगा इस वाली विधि से, तो H बराबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। H बराबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो आप H की वैल्यू 8 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। इसी प्रकार से अगर मुझे मान लीजिए निकालना हो B का मान, B का मान निकालना हो तो हम दो प्रकार से निकाल सकते हैं। पहला 8 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। B बराबर क्या निकाल सकते हैं भाई, निकाल सकते हैं 8 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, इन दोनों का रूट ले लेंगे। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 और 4 का स्क्वायर कितना होता है आपका 16। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब उसके बाद अगर इसको घटाया जाएगा तो ये वैल्यू कितनी आएगी, तो आप कह सकते हैं कि ये वाली वैल्यू आएगी 64, 4 14 में से तो ये हो जाएगा 8 और यहां पर बचा 5 में से 1 जाएगा और ये रूट में आएगी। आएगी कि नहीं आएगी, 100% आएगी। अब उसके बाद साइन 30, अगर हमें मान लीजिए इस वाली विधि से निकालना हो तो हम कॉस भी लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं। रूट में 40 आया है, आइए कॉस लगा के देख लेते हैं थोड़ा सा। अगर मैं कॉस लगाऊं तब हमें कितना मान मिलता है कॉस, तो कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता था, तो कॉस 30 डिग्री का मान होगा B/H हो जाएगा। कॉस यहां से निकलेगा नहीं निकलेगा, हमें लगाना पड़ेगा, हमको पता है लंब और हमें ज्ञात करना है आधार, तो इसका मतलब मुझे tan लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, tan। तो tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा आपका P/B हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। अच्छा, इस 48 का अगर मैं गुणनखंड करूं तो कुछ वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी। 48 जो होगा ये हो जाएगा, 48 का अगर मैं फ्रैक्शन निकालूं तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। क्या यही होगा क्या, आप कहेंगे होगा। क्यों, क्योंकि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तियां 48। तो आप कह सकते हैं कि पेयर्स तो 2 का बन गया है। इसका मतलब इस वाले से 1 2, इस वाले से 1 2 निकाला जा सकता है। इसका मतलब 4√3 लिखा जा सकता है। अब हमें बताइए tan 30 डिग्री का मान क्या होगा। tan 30 डिग्री का मान अभी थोड़ी देर पहले हमने निकलवाया था। कैसे, साइन 30 डिग्री का मान आया था 1/2 और cos 30 डिग्री का मान कितना आया था, cos 30 डिग्री का मान वही होगा जो हमने 60 में निकलवाया था। 60 में यानी कि √3/2, इसका बटे कर दे √3/2 तो ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी यानी 2/√3 हो जाएगा और ये 2 से कैंसिल हो जाएगी यानी 1/√3 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होगा। हमने यहाँ पर 48 की वैल्यू क्या निकाली है, 48 की वैल्यू यहाँ पर हमने निकाली है 4√3। इसका मतलब हमारे जो बेस का मान आया था वो 4√3 आया था। अगर इस विधि से हम निकालें तो P का मान हमें कितना दिया गया है 4/B कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अब B का मान अगर हमें निकालना हो तो B का अगर उधर जाएगा फिर इधर जाएगा तो 4√3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 4 में √3। तो हमने क्या पाया, हमने ये पाया कि हमारा जो मान था यहाँ पर पाइथागोरस से जो निकाला
वही मान हमारा आया जब हमने ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया। इतनी बात तो समझ आ गई है। अब एक चीज समझ लेते हैं कि क्या इन दोनों मानों के स्क्वायर को जोड़ने पर हमें 8 मिल रहा है। इसको भी चेक कर लेते हैं कि भाई इस वाले b का मान भी हमने कितना निकाला 4√3। अच्छा एक चीज देखना, b का मान 4√3 और उसका मान 4। अगर मैं लंब बटे आधार के अनुपात की बात करूं तो 1:√3 मिलेगा क्या? 4 से कैंसिल हो जाएगा। और ये चीजें हमेशा मिलेंगी, ये चीज आपको ध्यान रखना है कि हमेशा अगर ये वाला एंगल 30 है तो यहां पर लंब और बेस का जो रेशियो मिलेगा ये 1√3 का मिलेगा। मिल रहा है? आइए देख लेते हैं। पहले तो 8 को चेक कर लेते हैं, फिर इस चीज को भी अभी हम प्रूफ करेंगे। बस केवल चीजों को समझते रहिए। अगर हम बात करें थोड़ा सा एडवांस लेवल की, तो सबसे पहले तो हम चेक कर लेते हैं कि हमें 8 मिल रहा है या नहीं। तो h के लिए हम लगाते हैं पाइथागोरस, यानी कि h बराबर आपका हो जाएगा रूट में 4 का स्क्वायर प्लस 4√3 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ जाएगी 16 और ये वैल्यू आ जाएगी 4 चौक 16 हो जाएगा और 16 गुणे 3 यानी 48 हो जाएगा। क्योंकि √3 का स्क्वायर केवल 3 होगा और 3 का 4 में मल्टीप्लिकेशन होगा तो हो जाएगा। ये 4 का स्क्वायर है यानी 16, 16 गुणे 3 48 हो जाएगा। तो अगर इस वैल्यू को बात किया जाए तो 8 6 कितना हो जाएगा? 4 14 के 4 बचा 1, 4 1 5 1 6 हो जाएगा। तो रूट में 64 यानी जिसको हम बोल सकते हैं 8। तो हमने देखा, हमने इसको थोड़ा सा चेक भी किया तो हमें वही वैल्यू मिल रही है जो हमने उस फार्मूले से निकाली थी। हम दोनों की तुलना क्यों करवा रहे हैं? कि हम ये देख रहे हैं कि हमारा जो मान मिल रहा है सेम है, सेम सारी चीजें अभी ठीक चल रही हैं। अब दूसरी चीज हमें चेक करना है कि क्या ये वैल्यू, ये जो रेशियो है ये सही चलता है कि नहीं चलता। हम p की वैल्यू चेंज कर लेते हैं, p की वैल्यू 10 ले लेते हैं। तो क्या b का मान अब भी हमें 10 मिलेगा? 10√3 मिलना चाहिए। चेक कर लेते हैं। अब हम अभी थीटा का मान सेम रखते हैं। अभी तक हमने यहां पर इसका मान मिला था 4, इसका मिला था 4√3, तो हमने रेशियो निकाला तो 4/4√3, तो ये कट के कितना आया? 1/√3 आया। मतलब इन दोनों के बीच रेशियो जो मिलेगा 1√3। किसके किसके बीच? p इंटू बी के बीच। p इंटू बी के बीच जो रेशियो मिल रहा है वो 1√3 का मिल रहा है। अब थोड़ा सा और समझते हैं। अगर इस p का मान हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, p का मान 10 रख देते हैं, तो हमें तो कहना चाहिए कि ये 10√3 हो जाएगा। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है? तो हम देख लेते हैं, tan थीटा लगा लेते हैं। तो आपके p का मान p/b होगा। p का मान कितना है? 10 हो जाएगा। 10/b करेंगे तो थीटा का मान ये तो 1/√3 रहेगा, बराबर 10/b रहेगा। तो हमने क्या पाया? हमने पाया कि अभी भी b का मान 10√3 मिला। मतलब अब भी जो रेशियो मिल रहा है वो 1:√3 का मिला। अगर मुझे h का मान निकालना हो तो सेम लगा लेंगे अपना दूसरा फार्मूला। दूसरा फार्मूला क्या चलेगा? साइन लगा लेंगे या कॉस लगा लेंगे, कुछ भी लगा लेंगे। अगर आप कॉस भी लगाएंगे ना तो सेम वही मान मिलेगा जो हमने यहां पर साइन लगाने पर पाया था। चेक कर सकते हैं इसको। आइए चेक कर लिया जाता है थोड़ा सा। अगर मैं साइन लगा देता हूं तो साइन लगाते हैं तो ये हमें p का मान पता है और h का मान हमें ज्ञात करना है। तो साइन 30 डिग्री, इसका मतलब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 1/2 लिख सकते हैं। अभी हमने तालिका में इस चीज को समझा था। 1/2 को अगर मैं यहां पर p की वैल्यू है 10/h करूं तो h बराबर क्या मुझे 20 मिल जाएगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अगर मैं इस h से इस 10 को अगर इसके स्क्वायर से, यानी कि अगर मैं दूसरा वाला फार्मूला b के लिए यूज करूं कि b बराबर
रूट में h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर होगा। मतलब इसे अगर मैं सॉल्व करूं, h का स्क्वायर 20 है, यानी 20 का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर कितना है, p का स्क्वायर 10 का स्क्वायर है। इसको सॉल्व कर लिया जाता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 400 माइनस, होगा कि नहीं होगा, एकदम होगा। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। तो अगर मैं इसको और थोड़ा सा ब्रीफली करूं तो इसका मतलब ये वैल्यू आएगी कुछ 300। अगर मैं इसके फ्रैक्शन पे जाऊं तो आप कह सकते हैं कि सर इसका जो फ्रैक्शन होगा वो होगा 2 गुणे, आप देख रहे हैं कि ये हो जाएगा टोटल कितना, 300 का फ्रैक्शन किया जाए तो चाहे आप फ्रैक्शन वाले नियम से पालन कर सकते हैं, या तो फिर हमने जो नंबर सिस्टम में आपको चीज़ें बताई हैं उन नियमों का पालन करके आप भी फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। फ्रैक्शन निकालने के लिए 2 चीज़ें हमने 2 विधियां बताई थी, दोनों में से चाहे जो कर सकते हैं। तो ये आपका देखा जाए तो 300 की वैल्यू हमें किसके बराबर पुटअप करनी है, 10√3। तो इसका मतलब हम कर सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 3, 2 दूनी 4, 5 20, 20 5 100 और 100 तियां 300। 2 सेकंड में फ्रैक्शन निकल गया कि नहीं निकल गया। अब हमारा पेयर्स किसका बन रहा है, 2 का बन रहा है और 5 का बन रहा है। मतलब बाहर कौन आएगा, 2 आ सकता है, 5 आ सकता है, लेकिन 3 का पेयर्स नहीं बना है। तो क्या 3 बाहर आएगा, नहीं आएगा। तो इसका मतलब 2 और 5 को अगर बाहर लाएंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो हमने क्या पाया, 10√3 मिल गया कि नहीं मिल गया। तो इति सिद्धम, सिद्ध हो चुका है कि हम चाहे इस विधि से करें या उस विधि से करें, हमारी जो वैल्यू आने वाली उसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, और जो रेशियो मिलने वाला है वो 1:√3 का ही रहने वाला है। उम्मीद है इतनी बात आप समझ गए होंगे। और अगर लग गया होगा कि ये चीजें एकदम समझ में आ गई है तो इसको स्क्रीनशॉट और अपने नोट में इसको प्रॉपर मेंशन जरूर करना है। इतनी बात समझ लीजिएगा। अब आगे हम लोग थोड़ी सी और चर्चा करेंगे। हमने एक चीज अब समझ लिया, क्या कि अगर इस थीटा का मान 30 डिग्री रखें तो हमारी सारी चीजें सेम रहने वाली है। अब थोड़ा सा थीटा बदल कर देख लेते हैं। अभी तक तो हम 30 कर रहे थे, अब थोड़ा सा अपने राइट एंगल को थोड़ा सा चेंज करेंगे, जस्ट उल्टा करेंगे। हमारा ट्रायंगल वही रहेगा। अब इस वाली वैल्यू को हमें रखना है 60 और इस वाली वैल्यू को रखना है 30, और ये वाली वैल्यू तो अपनी 90 रहेगी। अब थोड़ी सी चीजें चेंज करते हैं। बेस हमारा ये है, ये हमारा आपका है, इसको P माने थे, ये था H। कोई भी वैल्यू पुटअप कर लेते हैं। P की वैल्यू हम मान लेते हैं 4 ही रखते हैं, अपना पसंदीदा अंक 4 पे ही काम हो रहा है तो सारे काम 4 पे होंगे। अब थोड़ा सा देख लेते अब चीजें क्या बदल के आती हैं। तो अब देखिए आपको कुछ जानी पहचानी संख्याएं मिलने वाली हैं। अब आप फिर लगा लीजिए साइन B के लिए, साइन थीटा। तो अब थीटा का मान कितना हो गया, 60 हो गया। थीटा का मान कितना हो गया है, 60 हो गया। बराबर कितना हो जाएगा, P/B हो जाएगा। अगर मैं साइन थीटा यानी साइन 60 डिग्री की बात करूं तो P/B लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं। अब यहां पर थोड़ा सा इसे समझेंगे, एक बार मेमोरी को बूस्ट करेंगे कि हमने साइन 60 का मान निकाला कितना था। तो √3/2 निकाला था, याद अगर आ रहा होगा तो √3/2, क्योंकि हमें पता है 0 1 2 3 4, तो 3/4 का रूट लेंगे तो √3/2। तो हम लिख सकते हैं कि सर इसकी वैल्यू आएगी √3/2। कुछ तो गड़बड़ी हो रही है, ये यहां से H का मान निकलेगा, यहां पर H होगा, लंब बटा कर्ण होता है साइन का। अब यहां पर हमारा जो आएगा H की वैल्यू अगर हमें निकालना है तो ये वैल्यू आ जाएगी कितना, ये P की वैल्यू दी गई है 4 और बटे H। तो अगर ये करेंगे तो आपका 4 गुणे 2
यानी वैल्यू हो जाएगी 8/√3। ये क्या आएगा? एच का मान आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। इसको और भी सॉल्व किया जा सकता है। और कैसे सॉल्व कर सकते हैं? हम दोनों में √3 का गुणा करके नीचे वाली वैल्यू को 3 कर सकते हैं, ऊपर वाले को 8√3 कर सकते हैं। तो इसको और सॉल्व किया जा सकता है। अब आगे थोड़ा सा समझ लेते हैं। अच्छा, एक चीज और है, अगर हमें P और B का मान दिया जाए, दो वैल्यू दिया जाए, तीसरी वैल्यू के लिए हम साइन कॉस टेन कॉस थोड़ा लगाएंगे, सीधे इस फार्मूले का यूज करेंगे। कौन सा? लंब बराबर रूट में कर्ण का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, यानी फाइनल पाइथागोरस कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। उस फार्मूले का यूज करेंगे अगर दो वैल्यू दी गई है तो। सिंगल वैल्यू और अगर आपका दिया गया है एंगल, तब उसके लिए ये सारी चीजें यूज करेंगे। आइए थोड़ा सा अब देखते हैं कि अगर मुझे निकालना है tan B का मान, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? ये तो 4 है, हमें देखना है कि रेशियो कितना आता है। P और B का रेशियो अब क्या आता है? तो B का मान कितना आएगा? तो B के मान के लिए आप कह सकते हैं कि सर tan थीटा बराबर हो जाएगा P/B। tan थीटा यानी tan थीटा का मान हो जाएगा अब कितना? 60 डिग्री, और P का मान आपका दिया है 4 बटे हो जाएगा B। अब थोड़ा सा tan थीटा की तरफ दिमाग ले जाएंगे, तो हमने sin थीटा का मान निकाला था √3/2 निकाला था। cos 60 डिग्री का मान हमने कितना निकालेंगे? 1/2 हो जाएगा, यानी 2 से कैंसिल हो जाएगा, रूट में 3 बचेगा क्या? यानी √3 बराबर कितना हो जाएगा? 4/B। तो B बराबर कितना हो जाएगा? B बराबर कितना हो जाएगा? तो आप कह सकते हैं B बराबर 4/√3। तो देखो जस्ट अपोजिट चीजें मिली कि नहीं? 4/√3। तो हमने समझा क्या? अब रेशियो जो मिला, उस टाइम मिल रहा था 1√3 का, अब रेशियो मिला है जस्ट अपोजिट 1√1/√3 का मिला। ये दोनों बातें, और ये दोनों बातें अगर समझ गए हैं तो आगे हम लोग अभी अगले टॉपिक में या अगले लेक्चर में इस चीज़ों का उपयोग समझेंगे। हमको सेकंड नहीं लगेगा किसी भी क्वेश्चन का उत्तर देने में। ये जो √3 है ना, ये बड़े काम की चीज़ है। ये √3, अभी तो हम एंगल लिए हैं 30-60, हम 45-45 का भी ऑब्जर्व करेंगे। ये √3 से हम लोग कोई भी क्वेश्चन हो उसको 2 मिनट में सॉल्व कर देंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके डियर, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।